वेलकम फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार सोनी। आज मैं आपको सिखाऊंगा फाइनल कीवर्ड। ठीक है, तो बात करते हैं फाइनल कीवर्ड की। किसकी? फाइनल कीवर्ड की। ठीक है, अब फाइनल कीवर्ड की अगर बात की जाए तो सबसे पहले मैंने बोला क्या है, ये कीवर्ड है। कीवर्ड है, इसका मतलब ये है कि इसे लिखना है स्मॉल लेटर में। किसमें लिखना है भाई? स्मॉल लेटर में। इतनी बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, अब ये कीवर्ड क्या है ये बता देते हैं। तो कीवर्ड है एक जावा में नॉन एक्सेस मॉडिफायर। क्या है? नॉन एक्सेस मॉडिफायर। तो फाइनल एक ऐसा नॉन एक्सेस मॉडिफायर है जो क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो करता है मॉडिफिकेशन जो होते हैं, मॉडिफिकेशन, इनको आगे चल के रोक देता है, प्रिवेंट करता है। क्या करता है? प्रिवेंट करता है, रोक देता है। यानी जब हम किसी चीज़ के पहले फाइनल कीवर्ड लगा देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जिस चीज़ के पहले लगाया है उसको बाद में चेंजेस उस पर नहीं किया जा सकता। वो एक बार उस पर फाइनल कीवर्ड लगाया तो वो परमानेंटली फाइनल हो जाता है। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ में लगा सकते हैं? हम लगा सकते हैं वेरिएबल में, यानी हम वेरिएबल फाइनल बना सकते हैं। इसके अलावा हम लगा सकते हैं पैरामीटर में। पैरामीटर मतलब मेथड का जो इनपुट होता है। ठीक है, इसके अलावा हम लगा सकते हैं क्लास में, और हम लगा सकते हैं क्या? मेथड में। इतनी चीज़ों को हम फाइनल बना सकते हैं। किसको किसको? वेरिएबल को, पैरामीटर को, क्लास को और मेथड को। ठीक है, इतनी चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि फाइनल क्या होता है, क्या कैसे काम किया जाता है। अब हम इसको वन बाय वन समझ लेते हैं कि भाई अगर वेरिएबल बनाया है तो फाइनल कैसे बनाएंगे, पैरामीटर बनाया है तो फाइनल कैसे बनाएंगे, क्लास बनाया है तो फाइनल कैसे बनाएंगे, और मेथड बनाया है तो कैसे बनाएंगे। वन लाइन डेफिनेशन में दे देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि हमने कोई वेरिएबल फाइनल बना लिया है, इसका मतलब उसको जो एक बार इनिशियलाइज किया है हमने वैल्यू, वो आगे चल के चेंज नहीं होगी। अगर हमने कोई पैरामीटर किया है तो वो इनपुट जो मेथड के लिए एक बार हो गया है उस पर हम कोई नेक्स्ट असाइनमेंट नहीं कर पाएंगे। क्लास की अगर हम बात करें तो क्लास को हम इनहेरिट नहीं कर पाएंगे अगर हमने उसे फाइनल बना दिया है। इसी तरह अगर हम मेथड की बात करें तो मेथड हमारा ओवरराइड नहीं होगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आया कि जब हम किसी चीज़ के पहले फाइनल लगा देते हैं तो वो आगे चल के उस पर मॉडिफिकेशन नहीं होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम समझ लेते हैं कि जो ये फाइनल वेरिएबल है ये क्या होता है। इसको हम वन बाय वन समझेंगे। पूरी वीडियो में आप बने रहिएगा ताकि मैं उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि मैं जितनी भी चीज़ें बोलूंगा उन सब के आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। जितने प्रोग्राम बनाऊंगा उन सभी प्रोग्राम को विद आउटपुट मैं स्क्रीनशॉट के रूप में आपको दे दूंगा। ओके, चलिए बात करते हैं फाइनल वेरिएबल के बारे में। फाइनल वेरिएबल की अगर हम बात करें तो जब हम कभी भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने इंटीजर a डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, अगर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके पहले हमने फाइनल लगा दिया, क्या लगा दिया भाई? फाइनल लगा दिया, तो वो बन जाता है फाइनल वेरिएबल। क्या बन जाता है? फाइनल वेरिएबल। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अगर वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया, यानी इस a को कोई वैल्यू असाइन नहीं की, तो इसे बोलते हैं ब्लैंक फाइनल वेरिएबल। क्या बोलते हैं भाई? ब्लैंक फाइनल वेरिएबल। अब मैंने ब्लैंक इसलिए बोला है क्योंकि फाइनल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना कंपलसरी होता है। यानी अगर आप उसे इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो फाइनल वेरिएबल के केस में हमारा जो कंपाइलर है वो कंपाइल टाइम एरर दे देगा। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। अब इसे इनिशियलाइज कैसे करते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसे तीन तरीके से इनिशियलाइज किया जाता है। एक, जब आप इसे डिक्लेयर कर रहे हो, वाइल डिक्लेरेशन। ठीक है, जब आप इसे डिक्लेयर कर रहे हो तब आप इसे इनिशियलाइज कर दें, या फिर आप इसे इनिशियलाइज कर दें विद इन कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के अंदर आप इसे इनिशियलाइज कर दें। ठीक है, या फिर आप इसे इनिशियलाइज कर दें विद इन इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। कहाँ पर? विद इन इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। ये क्या चीज़ होती है इसको भी मैं अभी समझाता हूँ। फिलहाल अभी हम समझते हैं कि ये डिक्लेरेशन के टाइम पे कैसे इनिशियलाइज करते हैं। तो जैसे मैंने इसी को रिपीट लिखता हूँ, फाइनल इंट ए, और यहाँ पर हमने कोई एक वैल्यू दे दी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा मॉडिफाइड करके लिखता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। इंट लिखा और हमने फ्लोट लिख देते हैं। फ्लोट लिखा हमने और यहाँ पर पी आई इज इक्वल टू
3.141 कर दिया। ठीक है, ये ऐसे हमने डिक्लेयर कर दिया। यानी हम चाहते हैं कि पाई की जो वैल्यू है, पाई की वैल्यू पूरे प्रोग्राम में चेंजेस ना आए, उसमें वो जैसे लिखे है वैसा ही आए। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि भाई कांस्टेंट भी कुछ ऐसा ही होता था। कांस्टेंट भी क्या होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता था कि भाई उसको भी हमने डिक्लेयर कर दिया और वो आगे चल के पूरे प्रोग्राम में यूज हो रहा है अपनी वैल्यू के साथ। तो फिर फाइनल क्यों, और फाइनल से और कांस्टेंट में दोनों में चेंजेस क्या हैं? तो भाई दोनों में चेंजेस ये हैं कि जो फाइनल होता है उससे हम डिक्लेरेशन के टाइम में इनिशियलाइज कर सकते हैं, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है। उसे हम कंस्ट्रक्टर के अंदर भी कर सकते हैं और इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक के अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा कांस्टेंट होता है उसको हमको एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ही इनिशियलाइज करना पड़ता है। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गया। यानी अगर ये कांस्टेंट होता तो हम यहीं पर डिक्लेयर कर सकते थे, ये दोनों ऑप्शन हमारे गायब हो जाते। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप। अब जैसा मैंने कहा कि ये तो हमारा डिक्लेरेशन के टाइम पे इनिशियलाइजेशन हो गया, कि डिक्लेरेशन के टाइम पे इनिशियलाइजेशन। लेकिन अगर इसे कंस्ट्रक्टर के अंदर करना है तो कैसे करेंगे? कंस्ट्रक्टर तो आप जानते होंगे बहुत अच्छे से कि सपोज करिए कोई ये क्लास है ABC, तो इसके अंदर जो ABC नाम का एक मेथड बन जाता है जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, उसे बोलते हैं क्या? कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो जब हम कोई फाइनल वेरिएबल बना रहे हैं क्लास के अंदर, मान लीजिए ये चीज कहाँ लिखी है? क्लास के अंदर लिखी है। तो यहां पर अगर हम ये नहीं लिखते, सिर्फ ब्लैंक फाइनल वेरिएबल बना देते हैं, तो ये ब्लैंक फाइनल वेरिएबल को हम कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या कर सकते हैं? इनिशियलाइज। ठीक है, अगर आप इनिशियलाइज नहीं करते, केवल यहाँ पे ब्लैंक फाइनल वेरिएबल क्लास के अंदर लिखा और छोड़ दिया, तो भाई कंपाइल टाइम मेरा राजा नहीं है। तो ये आप समझिएगा कि कंस्ट्रक्टर के अंदर हमको अगर ब्लैंक फाइनल वेरिएबल है तो उसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप दिमाग में आया होगा कि भाई अगर मोर देन वन कंस्ट्रक्टर है तो भाई अगर मोर देन वन कंस्ट्रक्टर है, मान लीजिए कोई क्लास ABC है, इसके अंदर एक ABC नाम का कंस्ट्रक्टर तो हमने बना ही दिया था जिसमें इनिशियलाइज कर दिया था। एक कंस्ट्रक्टर मान लीजिए कोई और है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मान लेते हैं, तो इसमें भी पाई की वैल्यू को इनिशियलाइज करना पड़ेगा अगेन। ये कंडीशन है भाई। मतलब ये कि क्लास के अंदर जितने भी कंस्ट्रक्टर हैं उन सभी जगह पर आपको आपकी जो वैल्यू है फाइनल की वेरिएबल है उसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अगर आपने इनिशियलाइज नहीं किया तो कंपाइल टाइम एरर आ जानी है। यानी जितने भी कंस्ट्रक्टर आप बनाएंगे सब में इनिशियलाइज करेंगे। अब एक चीज और कि जैसे मान लीजिए मैंने पहले वाले कंस्ट्रक्टर में पाई की वैल्यू दे दी थी 3.141। ठीक है, अब जो दूसरा कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया 3.142 दे दिया या कुछ भी और वैल्यू दे दी, तो भाई क्या ये पॉसिबल है? ऐसा कर सकते हैं? हाँ भाई कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कंस्ट्रक्टर होते हैं उनको मेमोरी अलग अलग मिलती है। सॉरी, यहाँ पे क्लास लिखा है, यहाँ पे ABC आएगा। ठीक है, तो उनको मेमोरी क्या मिलती है? अलग अलग मिलती है। तो भाई ये भी ध्यान रखना है कि हम अलग अलग कंस्ट्रक्टर में अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा समरी निकल के आता है कि हम कंस्ट्रक्टर के केस में फाइनल की वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। किस केस में? कंस्ट्रक्टर। जब हम कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज कर रहे हो तब हम फाइनल की वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देख लेते हैं कैसे अपडेट करते हैं, इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं, फिर मैं इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक में डिस्कस करता हूं। ओके, चलिए फाइनल वेरिएबल कंस्ट्रक्टर के साथ कैसे इनिशियलाइज होता है इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम हमने रख दिया ABC। इसके अंदर आए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इंटीजर A नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, और इसके पहले यहाँ पर क्लास को ओपनिंग कर, इसके पहले हमने लगा दिया क्या? फाइनल। ठीक है, ये कैसा है? ब्लैंक फाइनल वेरिएबल है, ये हमने बना लिया। फिर हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, तो कंस्ट्रक्टर क्लास के नाम से बनता है। ये हमने कंस्ट्रक्टर बनाया और यहाँ पर A की वैल्यू दे दी 0। क्या करी? A की वैल्यू 0 दे दी। फिर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लिया, इंटीजर X के नाम से यहाँ पे इनपुट दे दिया हमने। ठीक है, और A में इस बार हमने X असाइन कर दिया। यानी X को जो भी वैल्यू मिलेगी वो किसको मिल जाएगी? A को मिल जाएगी। ठीक है, एक मेथड बना लेते हैं, वॉइड डिस्प्ले नाम से एक मेथड बना लेते हैं, और इसमें system.out.println में A को कर देते हैं प्रिंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आया? हमने क्या किया? एक ब्लैंक फाइनल वेरिएबल बना लिया,
उसमें कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें ब्लैंक फाइनल वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया। फिर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, पैरामीटर की जो भी वैल्यू आएगी वो हमने ब्लैंक फाइनल वेरिएबल को दे दिया। इसके बाद एक मेथड बना लिया, जो भी हमारे वेरिएबल के पास वैल्यू होगी वो इसमें प्रिंट हो जाएगी। आई होप आपको इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब बना लेते हैं मेन मेथड। तो हमने मेन मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑफ args। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को जैसे बनाते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट बनाया obj इज इक्वल टू न्यू abc। ठीक है, ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे ही बनाया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर तो कॉल नहीं होगा, बट जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसके पास पैरामीटर नहीं है ये वाला कॉल हो जाएगा। कॉल होगा तो क्या होगा, जो हमारे फाइनल वेरिएबल है उसको वैल्यू मिल जाएगी क्या, 0। ठीक है, फिर हम एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए भी इसको बना लेते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट 2 नाम से बना लेते हैं, न्यू abc, और इसमें कोई पैरामीटर पास कर देते हैं। किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। तो सपोज करिए इंटीजर टाइप की हमने वैल्यू पास कर दी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट के पास जो वैल्यू है a की वो है 0, और ऑब्जेक्ट 2 के पास जो a की वैल्यू है क्या है, 5। ठीक है, तो अगर हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे यानी ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले कॉल करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा 0, और अगर ऑब्जेक्ट 2 डॉट डिस्प्ले प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा क्या, 5। ठीक है, समझ गया। तो इस तरह हम, पहली बात तो ये कंपलसरी है कि इसको इनिशियलाइज करें। इसको इनिशियलाइज हम कंस्ट्रक्टर के अंदर करें, बट अगर मोर देन 1 कंस्ट्रक्टर है तो दोनों कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करें, और दोनों कंस्ट्रक्टर में हम जो भी फाइनल वेरिएबल है इसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और इस तरह हमने जो मेथड को कॉल किया, मेथड क्या करेगा, a की वैल्यू को कर देगा प्रिंट। ओके, तो चलिए बात करते हैं कि जो इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक है वो क्या होता है, और उसके अंदर हम वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, फाइनल वेरिएबल को। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक की, IIB। ठीक है, इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन जो ब्लॉक होता है वो क्या करता है कि मान लीजिए अगर कोई फाइनल वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, इंटीजर a डिक्लेयर कर दिया, उसके पहले हमने क्या लगा दिया है, फाइनल, और ये ब्लैंक फाइनल वेरिएबल होगा, ये मैं बता चुका हूँ। ब्लैंक फाइनल वेरिएबल को अगर हम किसी ब्लॉक के अंदर ऐसे डिक्लेयर कर देते हैं, सॉरी डिफाइन कर देते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं, तो ये जो ये हमारा ब्लॉक है ये कहलाता है क्या, इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। ठीक है ना, इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसका कोई नाम नहीं है, बट उसमें हम फाइनल वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। अब इसका एक तरीका होता है कि ये क्या करता है कि ये एग्जीक्यूट होता है। भाई इसका तो कोई नाम नहीं है, इसको कॉल नहीं करना है, ये एग्जीक्यूट होता है बिफोर कंस्ट्रक्टर, यानी कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट होने से पहले ये एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है ना, इसीलिए जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जितने बनेंगे उतनी बार ये कॉल हो जाएगा। तो दो चीजें हैं, पहला कंस्ट्रक्टर के पहले कॉल हो जाएगा, और दूसरा ये जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा उतनी बार कॉल हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मैंने अभी बताया कि एक क्लास बना लेते हैं, क्लास ABC। ठीक है, यहाँ पर हमने फाइनल वेरिएबल बनाया है, फाइनल इंट a बना लिया। ठीक है, और एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं क्योंकि हमें पता चलना चाहिए भाई कंस्ट्रक्टर के पहले कॉल होता है। ठीक है, तो एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में लिख दिया कंस्ट्रक्टर। यह कंस्ट्रक्टर कॉल जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। ठीक है ना, कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे बंद कर दिया। इसके बाद हम एक ब्लॉक बना लेते हैं जिसमें हम इसकी वैल्यू असाइन कर देंगे, a इज इक्वल टू 5। ये ब्लॉक हमने बना लिया। फिर हम आते हैं ब्लॉक में, आप जब कर ही रहे हैं तो यहीं पर एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगा के a को प्रिंट भी कर लीजिए, अलग से मेथड मत बनाइए क्योंकि कॉल तो हो ही जाना है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है कि हम मेन मेथड बना लेते हैं। ये हमने मेन मेथड बना लिया, और यहाँ पर आते हैं और हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, और जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे वैसे ये कॉल हो जाएगा। तो सबसे पहले इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक होगा कॉल, ये वाला ब्लॉक कॉल होगा, और सबसे पहला आउटपुट आएगा क्या, 5। क्या आएगा, 5। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक कॉल्ड। तो सबसे पहले ये कॉल हो जाएगा, और फिर उसके बाद आएगा आउटपुट इसका कि कंस्ट्रक्टर। भले ही ऑब्जेक्ट हमने पहले बनाया है, कंस्ट्रक्टर को हमने पहले कॉल करने की कोशिश की है, लेकिन उससे पहले क्या कॉल होगा, इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। तो अब आप ये भी समझ गए होंगे कि फाइनल वेरिएबल को हम इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक के अंदर भी कॉल कर सकते हैं। हाँ, एक कंडीशन है, जिस तरह आप
मोर देन वन कंस्ट्रक्टर बना करके आप इसकी वैल्यू चेंज कर पा रहे थे फाइनल के केस में। यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि आप यहाँ पर आपने a = 5 दे दिया, अगली बार आप कंस्ट्रक्टर बनाओ और उसमें आप a = 7 दे दो, कुछ भी दे दो, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसे में कंपाइल टाइम एरर आ जानी है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक का कहाँ पर यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे। ओके, अब आप मान लीजिए कि हमने कोई एक वेरिएबल बनाया है, इंटीजर a लिया है और उसके पहले हमने लगाया क्या, फाइनल। क्या लगाया है, फाइनल। अगर इसके पहले भी हम लगा दें क्या, स्टैटिक। क्या लगा दें भाई, स्टैटिक लगा दें, तो ये स्टैटिक फाइनल ब्लैंक वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई आपको। हाँ, एक चीज़ है कि आप यहाँ पर इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, फाइनल स्टैटिक इंट a, ये भी वैलिड है, ये दोनों चीज़ें वैलिड है। ठीक है, तो ऐसे भी स्टैटिक फाइनल ब्लैंक वेरिएबल बनाए जाते हैं। इसको अगर इनिशियलाइज करना है तो कहाँ करेंगे, जैसे अभी तो हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर कर लिया, इनिशियलाइजेशन ब्लॉक के अंदर कर लिया। इसको अगर इनिशियलाइज करना है तो हम कहाँ करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इसको इनिशियलाइज करने के लिए हमें स्टैटिक ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी भाई, स्टैटिक ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। यानी अगर आपने कोई ऐसा वेरिएबल बनाया है फाइनल जो कि स्टैटिक है, तो उसे आप केवल स्टैटिक ब्लॉक में ही इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई आपको। ठीक है, कैसे करते हैं ये मैं अभी आपको एक प्रोग्राम के थ्रू डायरेक्ट बस समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने कोई क्लास बनाई है, क्लास ABC बनाई, और इसके अंदर हमने कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है, स्टैटिक फाइनल इंट a, ये हमने कर लिया डिक्लेयर। ठीक है, और हम एक ब्लॉक बना लेते हैं, स्टैटिक ब्लॉक बना लेते हैं। स्टैटिक ब्लॉक बनाया और यहाँ पर a की वैल्यू हमने दे दी क्या, 10। क्या दे दी, a की वैल्यू 10 दे दी। ठीक है, इसके बाद हम मेन मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑफ args। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, स्टैटिक डेटा को कभी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मैंने स्टैटिक वाले वीडियो में बताया है, तो अगर आपको स्टैटिक के बारे में ज़्यादा समझना है तो आप स्टैटिक वाली वीडियो रेफर कर सकते हैं जावा वर्ल्ड की प्लेलिस्ट से। ठीक है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, तो स्टैटिक को, जैसे हमने कोई भी चीज़ स्टैटिक बनाई है, स्टैटिक फाइनल, तो इस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बनाए, हम सिंपली system.out.println में क्लास नेम डॉट जो भी हम एक्सेस करना चाहते हैं उसके अंदर उसे हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो फाइनल वेरिएबल है अगर वो स्टैटिक है तो उसे स्टैटिक ब्लॉक में ही इनिशियलाइज करना है, और स्टैटिक को कॉल करने के लिए, ये जो स्टैटिक है इसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, डायरेक्टली हम क्लास नेम के थ्रू उसे कर सकते हैं एक्सेस। ओके, अब चलिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि क्या हम अरे को फाइनल बना सकते हैं। हाँ भाई, बना सकते हैं। तो अगर आपने अरे को फाइनल बनाया है या नहीं भी बनाया है तो आप फॉर ईच लूप में फाइनल वेरिएबल यूज कर सकते हैं। हाँ भाई, कर सकते हैं। तो चलिए एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जो फॉर ईच लूप है उसमें फाइनल वेरिएबल का यूज़ कैसे किया जाता है। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो लूप होता है उसमें तो बार बार वैल्यू इटरेट होती है, चेंज होती है, बट मैं फॉर ईच लूप के केस में इसलिए स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ क्योंकि फॉर ईच लूप के केस में जो भी फाइनल वेरिएबल होगा या जो भी वेरिएबल होता है उसका स्कोप ओवर हो जाता है एक बार इटरेट होने के बाद, लेकिन वो लास्ट वैल्यू को होल्ड करता है। कैसे, ये समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक अरे है, इंटीजर ARR एक अरे है, और उस पर हमने कोई भी वैल्यू रख रखी है लाइक 10, 20 और 30। ठीक है, ये हमने कर रखा है, और एक क्लास के अंदर ही बना लेते हैं तो प्रोग्राम भी बन जाएगा। ठीक है, ये हमने कर रखा है। अगर हम चाहते हैं, यहाँ पे मेन मेथड भी बना लीजिएगा, ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होगी अभी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑफ args। ठीक है, तो ये एक हमने अरे लिया है। अगर हम चाहते हैं भाई कि जो ये अरे है इटरेट होते समय
जो फॉर ईच लूप है, क्योंकि फॉर ईच लूप किसको एक्सेस करने का काम करता है भाई, अरे का। फॉर ईच लूप अगर नहीं समझ में आया है तो एक प्लेलिस्ट में वीडियो है फॉर ईच लूप की, उसे आप सेपरेट देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल अगर फॉर ईच लूप लगाना है तो फॉर ईच लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें जो वेरिएबल डिक्लेयर करना है वो डिक्लेयर कर लेते हैं। तो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है क्या, इंटीजर ए। क्या डिक्लेयर कर लिया, इंटीजर ए, ठीक है। कॉलन साइन लगाएंगे और जिसको एक्सेस करना है यानी अरे का नाम लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा मैं बोल रहा हूँ इसके पहले आप फाइनल लगा सकते हैं। क्या बोला मैंने, फाइनल आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को लूप में ज़्यादातर हम आई वेरिएबल यूज़ करते हैं, इसलिए मैं आई लिख देता हूँ। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। ये स्पेस दे देते हैं ताकि अगली बार वैल्यू जो आएगी वो अच्छे से प्रिंट होगी, ठीक है। तो इस तरह काम आप कर सकते हैं कि आप फॉर ईच लूप के अंदर जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसे आप फाइनल बना सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये बार बार वैल्यू अपडेट होती है, नहीं भाई, एक बार अपडेट होती है उसके बाद इसका स्कोप ओवर हो जाता है। वो एक बार अपडेट एक्सेस हुई तो एक बार 10 आएगा स्कोप ओवर, फिर अगली बार एक्सेस हुई तो 20 आएगा, फिर स्कोप ओवर, फिर अगली बार आएगा 30। तो जिसका आउटपुट आएगा 10, 20 और 30 आ जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि फाइनल वेरिएबल को हम कहाँ कहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल वेरिएबल को हम ब्लॉक के अंदर बना सकते हैं। ये ब्लॉक के अंदर बनाया, इंटीजर a इज इक्वल टू कुछ भी वैल्यू आप दे दो, सपोज करिए 5 दे दो, ठीक है। यहाँ पे हमने लगा दिया क्या, फाइनल, ठीक है। दूसरा हम कंस्ट्रक्टर के अंदर भी बना सकते हैं। ये कंस्ट्रक्टर है ABC नाम के क्लास के अंदर, मैं क्लास बना देता हूँ, क्लास ABC, ठीक है। इसके अंदर भी हम बना सकते हैं और यहाँ पर हम लिख सकते हैं फाइनल इंट a इज इक्वल टू 20, या a की जगह आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो b लिख लेते, ठीक है। और हम किसी भी मेथड के अंदर लाइक वॉइड एक शो नाम का मेथड बना लिया और यहाँ पर भी हम फाइनल वेरिएबल बना सकते हैं, फाइनल इंट c इज इक्वल टू 30, ठीक है। ये काम कर सकते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम किसी ब्लॉक, किसी कंस्ट्रक्टर या फिर किसी मेथड के अंदर बनाते हैं तो उसे लोकल फाइनल वेरिएबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लोकल फाइनल वेरिएबल। और दो बातें इसमें ध्यान रखना है। पहली बात ये कि इसे जहाँ जिसके अंदर बनाया है भाई उसका स्कोप तो उसके अंदर ही होगा, तो वहीं पर उसे इनिशियलाइज भी करना है। क्या करना है, वहीं पर उसे इनिशियलाइज भी करना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इसके साथ हम स्टैटिक यूज़ नहीं कर सकते। क्या यूज़ नहीं कर सकते, स्टैटिक, क्योंकि भाई स्टैटिक जब हम किसी चीज़ को लगाते हैं तो वो हो जाता है शेयरेबल, उसे हम शेयर कर सकते हैं। और ये जो लोकल वेरिएबल है इसे आउटसाइड शेयर नहीं करते क्योंकि इसका स्कोप ओवर हो जाता है, इसलिए इसके साथ हम स्टैटिक यूज़ नहीं करते। ओके, आई होप आपको फाइनल वेरिएबल के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, फाइनल पैरामीटर के बारे में। तो फाइनल पैरामीटर का मतलब ये है कि अगर कोई एक मेथड बनाया है, ये वॉइड डिस्प्ले नाम का सपोज करिए कोई मेथड है, इसके अंदर हम कोई भी फाइनल वेरिएबल लिख दें, फाइनल वेरिएबल ऐसा लिख दें, ठीक है। तो ये बन जाता है क्या, फाइनल वेरिएबल। क्या बन जाता है, फाइनल वेरिएबल एज अ पैरामीटर, एज अ पैरामीटर। क्योंकि भाई जब जो इनपुट वेरिएबल होता है किसी भी मेथड के लिए उसे पैरामीटर बोलते हैं। तो जब भी कोई इनपुट वेरिएबल फाइनल हो जाए उसे बोलते हैं फाइनल पैरामीटर। क्या बोलते हैं, फाइनल। फाइनल बोल दिया मतलब इसकी वैल्यू आगे चल के री इनिशियलाइज नहीं होनी है, इसको हम मॉडिफाइड नहीं कर सकते इसकी वैल्यू को, ये ऐसी की वैसी ही रहेगी। जो इसको रन टाइम में मेथड को ये वैल्यू मिलेगी वही रहेगा, उसे चेंज नहीं कर सकते, उसका केवल यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे बता देता हूँ, एक क्लास के थ्रू। तो एक प्रोग्राम के थ्रू क्लास बनाया ABC और यहाँ पर हमने कोई एक मेथड बना लिया, ठीक है। वॉइड डिस्प्ले नाम से मेथड बना लेते हैं, या थोड़ा सा चेंज करके स्क्वायर नाम से मेथड में बना लेता हूँ। किसके नाम से, स्क्वायर। और यहाँ पर फाइनल इंट a ले लिया, ठीक है। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में मैंने क्या किया, लिख दिया स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू ए, ठीक है। ये हमने लिख दिया
मेथड को क्लोज कर दिया। फिर एक बना लेते हैं मेन मेथड में ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ABC का, ABC obj इज इक्वल टू न्यू ABC, ठीक है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट स्क्वायर को हम कर लेते हैं कॉल, और यहाँ पर इसकी वैल्यू दे दिया 5। ध्यान दीजिएगा कि ये जो 5 मिला है वो इसको मिलेगा, और यहाँ पर ये इसको स्क्वायर करके हमें रिजल्ट दे देगा 25। लेकिन अगर हम चाहें कि यहाँ पर हम कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इंटीजर सपोज करिए b कर लेते हैं, और a को b असाइन कर दें, अगर हम ऐसा करते हैं तो भाई एरर आ जानी है। क्यों? क्योंकि आप फाइनल वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते, उसको दूसरी वैल्यू नहीं दे सकते। एक बार जो उसको रन टाइम में मिल गई वो वही वैल्यू होल्ड करके चलता है, उसे इनिशियलाइजेशन नहीं किया जा सकता। या अगर हम यहाँ पर a = 5 कुछ भी लिखना चाहें वो हम नहीं कर सकते मॉडिफिकेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फाइनल पैरामीटर जो होते हैं वो हम मेथड के अंदर यूज कर लेते हैं, और उसको हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आगे चल के हम उसमें कोई भी चेंजेस ना होने दें। एक बात और कि अगर हम मेथड बना रहे हैं और उसके पहले हमने फाइनल लगा दिया, तब क्या फाइनल वेरिएबल यूज हो सकता है? हाँ, हो सकता है। फाइनल मेथड के साथ फाइनल वेरिएबल भी यूज हो जाते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं फाइनल मेथड के बारे में कि फाइनल मेथड कैसे बनाया जाता है। तो भाई जब कभी किसी मेथड के पहले आपने फाइनल लगा दिया, जैसे मान लीजिए कोई डिस्प्ले नाम का मेथड है, ठीक है, और ये वर्ड डिस्प्ले नाम का मेथड है, ठीक है, और इसके पहले हमने क्या लगा दिया? फाइनल लगा दिया। क्या लगा दिया? फाइनल लगा दिया, ठीक है ना। तो ये मेथड आगे चल के ओवरराइड नहीं होगा। क्या होगा? ओवरराइड नहीं होगा, बट ओवरलोड हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, फाइनल मेथड नॉट ओवररिडन, ओवरराइड नहीं हो सकता भाई, ठीक है, बट कैन बी ओवरलोडेड, ओवरलोड हो सकता है, ठीक है। तो फाइनल मेथड ओवरराइड नहीं कर सकते बट ओवरलोड कर सकते हैं। ये ओवरराइड ओवरलोड क्या है ये भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, इसकी भी सेपरेट वीडियो है हमारे पास, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये मेथड जैसे बनाया है, मान लीजिए यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं, क्लास ABC बना लिया, ठीक है ना। ये मेथड जो हमने बनाया है, ठीक है, उसी तरह जो कंस्ट्रक्टर बनता है, ये हमने ABC कंस्ट्रक्टर बनाया, क्या इसको फाइनल बना सकते हैं? भाई नहीं बना सकते, कंस्ट्रक्टर को फाइनल नहीं बनाया जा सकता। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, कंस्ट्रक्टर को फाइनल नहीं बनाया जा सकता। ओके, एक इस पे मैं system.out.println में लिख देता हूँ फाइनल मेथड। क्या लिख दिया? फाइनल मेथड। इसका एक प्रोग्राम बना के साथ में ही देख लेंगे, ठीक है। एक दूसरी क्लास बना लेते हैं, क्योंकि ओवरराइड करने के लिए हमें जरूरी है कि हम क्या करें, एक दूसरी क्लास बनाएं और उस दूसरी क्लास में इसको इनहेरिट करें। इनहेरिटेंस भी आप वीडियो में रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास इस बार बना लिया XYZ, इनहेरिट कर लिया। इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं, इनहेरिट कर लिया ABC को, और यहाँ पर आते हैं हम फाइनल वेरिएबल बना के एक बार देख लेते हैं। तो अगर आपने इस डिस्प्ले मेथड को अगेन आपने वर्ड डिस्प्ले मेथड को यहाँ पे बनाने की कोशिश करी तो भाई कंपाइल टाइम एरर आ जानी है, तो आप इसको नहीं बनाएंगे। ओके, हाँ, ओवरलोड कर सकते हैं, ओवरलोड पैरामीटर के बेस पे होता है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं XYZ obj इज इक्वल टू न्यू XYZ। हाँ भाई, कॉल कर सकते हैं फाइनल वेरिएबल को हमारे डिराइव क्लास में, तो हम फाइनल मेथड को हम कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह हम फाइनल मेथड को कॉल किया जा सकता है, लेकिन इसे यहाँ पर रीडिफाइन नहीं किया जा सकता। तो अगर किसी को फाइनल मेथड बना दिया है तो वो आगे चल के ओवरराइड नहीं होगा, केवल ओवरलोड होगा, और उस पर हम कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा हम करते इसलिए हैं, इस फाइनल मेथड का बनाने का रूल इसलिए है कि मान लीजिए कि कोई भी पेरेंट डिपार्टमेंट है और वो चाहता है कि हमने जो मेथड बनाई है वो आगे चल के चेंज ना हो उसमें, तो हम उसको बना दें क्या? फाइनल, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि फाइनल मेथड क्यों बनाते हैं, फाइनल मेथड कैसे बनाते हैं, और फाइनल मेथड में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं फाइनल क्लास के बारे में। तो जब हम कोई क्लास बनाते हैं, लाइक अभी तक हम पूरे प्रोग्राम में क्लास बनाते आ रहे थे, ये कोई हम क्लास बनाते हैं
और इसके पहले हम लगा देते हैं क्या, फाइनल। क्या लगा देते हैं, फाइनल। इसका मतलब ये है कि जो ये क्लास बनी है ये एक्सटेंड नहीं हो सकती, इनहेरिट नहीं हो सकती, इसे इनहेरिट नहीं कर सकते। तो अगर हम चाहते हैं कि हमने जो भी क्लास बनाया है वो आगे चल के इनहेरिट ना हो, वो हमारी ओन क्लास रहे, उस पर कोई भी चेंजेस कोई ना कर पाए, उसका कोई यूज़ ना कर पाए, तो उसके पहले हम क्या लगा देते हैं, फाइनल। इसका प्रोग्राम बनाने की नीड नहीं है क्योंकि आगे चल के यूज़ ही नहीं होगा तो उसको कैसे शो करेंगे। बट अगर आपको लगता है कि आपकी जो क्लास है उसको हम आगे चल के यूज़ ना करने दें किसी को, तो हम उसको बना देंगे क्या, फाइनल। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। हाँ, एक बात और, अभी यहाँ पर हमने मेन मेथड बनाया था, मेन मेथड को फाइनल बना सकते हैं, हाँ भाई बना सकते हैं, हम मेन मेथड को भी फाइनल बना सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को भी फाइनल बनाया जा सकता है, मेन मेथड को भी, वेरिएबल को भी, और उसके अंदर मेथड को भी बना सकते हैं। आपने देख लिया कि हम कितने टाइप से बना सकते हैं। ठीक है ना, इतनी चीज़ क्लियर हो गई, पैरामीटर भी बन जाता है। तो आई होप आपको फाइनल के बारे में ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है, विद नोट्स मिल गई है। आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू सो मच।